नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। मैं वैभवी एक बार फिर परिचर्चा लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। परिचर्चा के 208वें पायदान पर आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम परिचर्चा करते हैं, तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम ज्वलंत मुद्दों पर बात करें, हम समसामयिक विषयों पर बात करें, हम समाज के उन तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करें, जिससे हम जागरूकता फैला सकते हैं। आज उसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ, विद्वान वक्ताओं के साथ मैं उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष और आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा विषय है आज, वो विषय है अरावली है ज़रूरी। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में हम बातचीत करेंगे क्योंकि अभी-अभी हम सब ने ये समाचार सुना था कि किस तरह से अरावली को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अरावली को अगर हम किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाते हैं या क्षतिग्रस्त करने की कोशिश करते हैं, तो उसका सीधा-सीधा जो असर है, वो दिल्ली एनसीआर पे पड़ेगा। और एक बुद्धिजीवी होने के नाते दिल्ली में रहती हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता हो रही थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इस विषय को लेकर आएँ और ये एक बेहतरीन विषय भी है, ज्वलंत भी है, हमारे बच्चों को इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलनी चाहिए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हम इस विषय को लेकर आए हैं और आप सबको बताना चाहते हैं, आप सभी के चहेते डॉक्टर श्रीनिवासन अय्यर साहब हमारे इस परिचर्चा का हिस्सा आज बन रहे हैं और संस्कृत के विद्वान हैं, अंग्रेजी, हिंदी के विद्वान हैं, आप सभी जानते हैं और बहुत बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात इनके बारे में है कि ये टूटी-फूटी चीज़ों से बहुत खूबसूरत कलाकृति बनाते हैं। तो कला प्रेमी भी हैं और कला साहित्य से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और ख़ासकर इस विषय पर उनसे बातचीत करने का एक और कारण ये भी है कि वो उदयपुर से आते हैं। अरावली का उदयपुर से गहरा नाता है और साहित्यकार होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते वो कितनी गहराई और कितनी पैठ रखते हैं, उस पर हम आज ज़रूर बातचीत करेंगे। तो उनका मैं बहुत-बहुत अभिनंदन भी करती हूँ, आभार भी व्यक्त व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया है और सबसे बड़ी बात, उनके एक और चहेते वक्ता आज हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर पंकज रावल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं और भूगोलविद हैं। तो उनका भी हम स्वागत करते हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी हम चर्चा करते हैं किसी भी विषय पर, तो उसके एक्सपर्ट को हम लेकर आते हैं। हमारी परिचर्चा की सबसे ख़ास बात यही है कि जैसा विषय होता है, हमारे वक्ता भी वैसे ही होते हैं। और साथ में चूँकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है और ये सारी जो गतिविधियाँ हुई हैं, वो मीडिया के द्वारा जो संज्ञान में चीज़ें आई अरावली को लेकर, जो बच्चों ने, यूथ ने बहुत ज़्यादा आगे बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया इस मुहिम में, फ़िलहाल स्टे है। लेकिन कब तक? एक कहावत भी है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, लेकिन हमको बकरे को बचाना है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ ना हो जिससे पर्यावरण को मुश्किलों का सामना करना पड़े और पर्यावरण अगर मुश्किल में है, तो हम सब मुश्किल में हैं। साथ में आज हमारे साथ फ्रीलांस जर्नलिस्ट नंदिनी रक्षाकार जुड़ेंगी क्योंकि नंदिनी जी कई बार हमारी परिचर्चा में हिस्सा ले चुकी हैं और बहुत ही संवेदनशील वक्ता हैं और बहुत मुखर वक्ता हैं। तो हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि ऐसे ही वक्ताओं के साथ हमारा जो है वो संपर्क रहे और परिचर्चा को चार चाँद लगाए। तो चलिए बिना किसी विलंब के हम अरावली के बारे में बात करें, लेकिन अरावली के बारे में बात करने से पहले एक बात ज़रूर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि अरावली का जो इतिहास है, वो बहुत प्राचीन इतिहास है। अरावली की यदि हम बात करें, तो ये वो पर्वत श्रृंखला है जो बहुत ही पौराणिक इतिहास को लेकर चल रहा है। प्राचीन काल की यदि हम बात करें तो अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो लगभग 3.2 अरब वर्ष पुरानी है। आप समझिए कि एक पुरानी धरोहर को यदि हम तोड़ने की या खनन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं प्रकृति हमें दंड ज़रूर देगी। और अगर मैं इस श्रृंखला की बात करूँ, इस पर्वत श्रृंखला की, तो ये ऋग्वेद में और महाभारत में इसका ज़िक्र है। राजपूत और मुगल काल की यदि मैं बात करूँ तो अरावली पर्वत श्रृंखला
राजपूत और मुगल काल में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ खड़ी रही है और कई राजपूत राजाओं ने अरावली पर्वत पर बहुत सारे महल और बहुत सारे किले बनाए हैं और इसका जो जीता जागता उदाहरण है वो उदयपुर है। हमारे अय्यर साहब उदयपुर से हैं, हमारे पंकज साहब उदयपुर से हैं। मुझे लगता है कि वो इसके बारे में अधिक जानकारी दे पाएँगे और स्वतंत्रता संग्राम की यदि मैं बात करूँ, तो स्वतंत्रता संग्राम स्वतंत्रता के बाद भी अरावली पर्वत श्रृंखला का महत्व बढ़ गया है और सरकार अब इसके संरक्षण के लिए भी कार्य कर रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार संरक्षित कर रही है अरावली को, तो ये विवाद क्यों उठा और अगर अरावली को हम नुकसान पहुंचाते हैं या अरावली तोड़ने की कोशिश करते हैं या उसका खनन करते हैं, तो उसका सीधा-सीधा असर कौन-कौन से राज्य पे पड़ेगा और जनजीवन कितना प्रभावित होगा, इसी बात पर आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक दीर्घा में व्यक्ति हमारे बहुत अजीज जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी। हमसे जुड़ने के लिए हमेशा की तरह आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जो हमारे पटल के मुख्य सलाहकार भी हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। आदरणीय उषा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत स्वागत। आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जो हमारे पटल के उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और हमारे साथ संजय जी जुड़े हुए हैं जो हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, तो मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमने हिंदी साहित्य संस्थान का विस्तार कर दिया है, तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि आदरणीय राजीव अग्रवाल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी हमारे मुख्य सलाहकार हैं, आदरणीय सुदर्शन शर्मा सुधी जी हमारी सचिव हैं और हमारी नेहा शर्मा अभी हमने उनसे हमने पूछा नहीं है, इसलिए हम अभी थोड़ा-सा विलंब है, उनके पद को भी हम शीघ्र बताएँगे। और भी बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारे प्रिय मित्र ज़ियाउर रहमान जाफ़री जुड़ गए हैं, अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और हम अरावली पर बात करने के लिए आए हैं और चलिए कितना ज़रूरी है अरावली, इस पर बात करते हैं। आप सभी वक्ताओं का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। नमस्कार। और अरावली की हम बात कर रहे हैं, अरावली है ज़रूरी, लेकिन ज़रूरी है साथ में अरावली, चूँकि आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं आदरणीय अय्यर साहब, तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत आप ही से करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप अरावली के साहित्यिक महत्व के बारे में हमें बताएं। आपका बहुत-बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत-बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार प्रिय विभा वसुधा हमारी प्यारी बिटिया और कर्णधार इस लोकप्रिय पटल हिंदी साहित्य संस्थान की स्वप्न दृष्टा और कार्यकर्त्री, आपका सबसे पहले अभिनंदन। और साथ ही जो आज हमारे विद्वान वक्ता और बतौर श्रोता जितने भी सुधीजन जुड़े हैं, भाई बहन, उन सबको मैं तहे दिल से अभी प्रारंभ हुए इस नव वर्ष की शुभकामनाएं भी देता हूं। और जैसा कि हमेशा होता है, विभा आपका यह पटल हमेशा किसी एक नए और प्रासंगिक विषय पर परिचर्चा आयोजित करता है, उसमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। न केवल वो जो पटल पे जिनका पोस्टर में चित्र है या जो वक्ता के रूप में आमंत्रित हैं, बल्कि जो श्रोता भावेन सुनते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। ये एक बहुत सुंदर संवाद होता है, उसके लिए भी साथ हुआ। और फिर आज खास तौर से मैं तो जब भी इस पटल के इस कार्यक्रम को देखता हूँ, चाहे मैं जुड़ करके देखता हूँ या श्रोता भावेन, दर्शक भावेन देखता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी एक दिलचस्पी होती है आमंत्रित वक्ताओं को सुनने का। और विभा आपको पता है, मैं हमेशा ये निवेदन भी करता हूँ कि मुझे कम से कम बोलने का अवसर देना, मैं लोगों को सुनना चाहता हूँ। अब इस उम्र में तो मेरे को सुन के नई चीजें नए युवाओं के है ना विचार जानने का एक लालसा सी रहती है। लेकिन अय्यर साहब, हमें भी तो आपको सुन के बहुत कुछ सीखना है। नहीं, मैं आता हूँ, कुछ ऐसा नहीं है कि आपने कुछ मुझे इतने आदर से बुलाया है, तो मैं जरूर अपनी भी कुछ बात कहूंगा। और जो चूंकि आपने साहित्यिक संदर्भ में कुछ बात कहने की कही है, तो मैं तो एक तुलनात्मक रूप से भी कुछ चीज अपनी कहना चाहूंगा।
है। और स्वागत। क्योंकि सांस्कृतिक प्रश्न है, ये जो भी हम आज चर्चा कर रहे हैं, ये सीधा हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी अस्मिता, हमारे अस्तित्व, हमारी पहचान और मानवता से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, ज्वलंत प्रश्न। अब जब हम साहित्यिक संदर्भ में बात करें विभा, तो मुझे लगता है, अच्छा, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट से अभी पंकज जी बोलेंगे, हमारे बहुत प्रखर और युवा और उत्साही साथी रहे हैं। जो एक और हमारी एक आदरणीय वक्ता बहन हैं, जो पत्रकार भी हैं, मुझे उनको भी सुनने का चाव है। और आपने विभा बहुत अच्छे से आपने जो प्रारूप दिया अरावली के उद्गम का और उसके कितना समय पुराना है, उसके पुरातनता को लेकर के बहुत अच्छी सी बात कही आपने। मुझे लगता है कि जब हम अरावली पर्वत पे अपनी बात कहने जा रहे हैं, तो मैं इसको और थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के साथ देखता हूँ। अरावली पर्वत श्रृंखला एक विश्वविख्यात पर्वत श्रृंखला है, जो 4 राज्यों तक जिसकी व्याप्ति है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक। और ये एक ऐसा शील्ड है जिसने रेगिस्तान को फैलने से बचाया है, हरियाली को बचाया है, जनजीवन को बचाया है, और न केवल अपना एक सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि इसका अपना एक ऐतिहासिक पहलू भी है, इसका अपना पौराणिक एक महत्ता भी है, और साथ ही साहित्य की परिधि में भी इसका अपना एक जबरदस्त रोल है, भूमिका है। जब साहित्य पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पहाड़, अगर हम अरावली की चर्चा कर रहे हैं, तो चूंकि वो पर्वत श्रृंखला है, तो पहले हम ये क्यों ना सोचें कि पर्वत की क्या भूमिका है। तो आप देखेंगे हमारी जो भारतीय संस्कृति है, उसका प्राण तत्व ही प्रकृति है। हमारे यहाँ तो वेदों में यही कहा, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः पर्जन्यः पिता सौनः पिपर्तु। यानी माता पृथ्वी है, पर्जन्य पिता हैं, और हम उसमें योगक्षेम के साथ जीवित रहें। तो चाहे प्रकृति का कोई भी उपादान हो, नदी, नाले, झरने, पेड़ पौधे, जंगल सब तो हैं ही, लेकिन उन सब में पर्वत का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आप देखें, भारत देश जो धर्म प्रधान देश है, हमारे सनातन धर्म में जो बड़े से बड़े देवता हुए हैं, देवों में भी देव महादेव, आप सीधा सा देखिए, महादेव का एक नाम ही गिरीश है, क्योंकि वो गिरी के स्वामी हैं। और जो उनकी अर्धांगिनी हैं, वो शैलाधिराज तनया हैं, यानी शैलों के अधिराज जो हैं, पर्वतराज जो हैं, पर्वतराज की पुत्री हैं, इसलिए पार्वती हैं। तो आप देख लीजिए पर्वत का क्या जबरदस्त महत्वपूर्ण योगदान हमारे चिंतन में है, आध्यात्मिक चिंतन में, दार्शनिक चिंतन में। तो पार्वती हैं, फिर उन्हीं का एक रूप दुर्गा है, और दुर्गा शब्द दुर्ग से बना है, जो दुर्गम हो। तो आप देखें जितने भी हमारे इतिहास, अभी आप जिक्र कर ही रही थी किलों की और महल की, और उदयपुर का आपने जिक्र किया था, तो ये सारे के सारे कहाँ बने हुए हैं? पहाड़ों में बने हुए हैं। और तो और शिव और पार्वती के और दुर्गा के साथ साथ मैं तो मुझे याद आते हैं भगवान विष्णु के लिए भी वेदों में यही कहा गया है, मृगोन भीमः कुचरो गिरिष्ठा। जो मृग है, मृग यानी हिरण नहीं, मृग यानी बहुत बलिष्ठ, भीमः जो बहुत अधिक भीषण है, कुचरः कहीं भी विचरण करने में समर्थ हैं, और गिरिष्ठा गिरि में अवस्थित हैं। तो गिरिजा का जो जो बिंब हम देख रहे हैं, सब कहीं ना कहीं
पर्वत से मिलता है। यही कारण था शायद। और जब चूंकि संस्कृत का विद्यार्थी हूं तो मुझे बरबस कालिदास भी ध्यान आते हैं। कंपेरेटिव तरीके से मैं अपनी थोड़ी सी संक्षेप में बात रखना चाहूंगा। तो अब देखिए, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिरा। सारा उन्होंने कुमार संभव का प्रारंभ ही उससे किया है। तो कहाँ तो एक और हिमालय जो हमारे देश का मस्तक है। तो हमारे प्रांतों में कम से कम राजस्थान, जो आप कह रही हैं कि उदयपुर से हैं अय्यर, तो मुझे लगता है कि उदयपुर और यहाँ का जो अंचल है आसपास का, वागड़ का भी, और जो नजदीकी जो प्रदेश है, गुजरात भी, फिर आपके इधर हरियाणा, और फिर वहां से दिल्ली तक, तो ये जो विस्तार है अरावली का, इसका ऐतिहासिक तो है ही वैशिष्ट्य, सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, साहित्यिक भी है। और जब तुलना की बात मैं कह रहा हूं तो मुझे लगता है कि कालिदास ने जिस प्रकार की वर्णना की है, क्योंकि अब साहित्य के पहलू से कह रहा हूं, आप गौर फरमाइएगा। कालिदास ने कहा, कालिदास तो बहुत जो प्रसिद्ध एक गीति काव्य है मेघदूत, आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा शायद। उसमें जो मेघ मार्ग का वर्णन कर रहा है, तो वहां जहां जब जैसा अवसर आता है वो पर्वत की वर्णना, वो वहां उस काव्य का प्रारंभ ही साहित्यिक पहलू में, आप इस बात पे गौर फरमाएं कि वो अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजय के साथ साथ कहते हैं, कश्चित कांता विरह गुरुणा साधिकारात् प्रदत्तः शापेनास्तं गमित महिमा वर्ष भोग्येण भर्तु यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम रामगिर्याश्रमेषु। मेघदूत का प्रारंभ वो कह रहे हैं कि वो रामगिरी, वो रामटेक पर्वत जहां सीता जी ने स्नान किया था, देखिए अयोध्या से सीता जी पर्वत पे पहुंची हैं, ये है पहाड़ का रोल साहित्य में। और वहां से होकर के जब आगे मेघ वर्णन हम पढ़ते हैं तो पता चलता है वो आम्रकूट पर्वत पे पहुंचा, और वहां पे कालिदास जैसा एक कवि, उसकी एक रोमांटिसिज्म वहां पे आती है, जहां कहता है कि वो आम्रकूट पर्वत पे आम ही आम के पेड़ लदे हुए हैं आमों से, और वहां पे ऊपर वो मेघ दिखने में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई धरती धरती नायिका है। आप देखिए हमारे यहाँ जो ये नेचर का पर्सोनिफिकेशन है, उसमें पहाड़ कैसे आता है। मैं अभी कालिदास को ले रहा हूं, फिर मैं अरावली पे आता हूं उसी रोमांटिसिज्म के एंगल से। तो वहां पे कहते हैं, या आप देखें हमारे यहाँ एक आम भारतीय परिवार जो अभी भी हमारी आस्थाओं पे और विश्वास और सनातन उस जीवन शैली में विश्वास करता है, आस्था रखता है। आप देखिए आज भी हम जब सुबह उठते हैं ना, पहले हम हाथ मल करके भगवान का स्मरण करते हैं, और वहीं पे जैसे पलंग से उतर के जैसे उठ करके हम पैर रखते हैं ना जमीन पे, उससे पहले हम क्या श्लोक बोलते हैं, क्या मंत्र है वो ये है, समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले नमस्तुभ्यम विष्णु पत्नी पाद स्पर्शम क्षमस्व में। यानी कि अरे हे पृथ्वी देवी, देवी है, पर्सोनिफिकेशन है। देखिए अब देवी है, नहीं उठते हैं, बिल्कुल सही बात है? और उठ करके हम पैर, मतलब धरती माँ है, हम उसमें पैर कैसे रखें, हिचकिचाहट नहीं होगी क्या। तो कहते हैं मुझे माँ माफ कर देना। और माँ कैसी है, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत क्या है, पृथ्वी का वक्षस्थल है। और हम और वक्षस्थल से उस पर्वत से निकलने वाले झरने, नदियां, हिमालय से निकलती हुई गंगा है? तो जो भी है नीर का स्रोत जो है, उसका पयापान करके हम बालक, इस पृथ्वी धरती माता के बालक, तो ऐसे में हम माँ से क्षमा मांग करके फिर अपना पैर जमीन पे टिकाते हैं। तो एक तो ये है हमारी भारतीय परिपाटी में। और उधर जब मैंने कहा कि वो कालिदास आम्रकूट पर्वत की कहता है कि जैसे कोई नायिका, पृथ्वी नायिका है, अलस शिथिला होके लेटी हुई है, लेकिन जो आम्रकूट पर्वत के वो हैं और उसके ऊपर वो जो काला मेघ का वो बिंब है, वो भी इस नायिका के कोई उस श्रृंगार का कवि है। इसलिए उस तरह का आप अधिक विस्तार में नहीं जाता, आप समझ जाएंगे। ये तो हुई हिमालय की बात। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं
अरावली पर्वत श्रृंखला की तो मुझे तो ध्यान आता है, पंकज जी, मैं आपका विशेष ध्यान चाहूंगा इस पे कि अपने राजस्थान विद्यापीठ के संस्थापक प्रिय जनु भाई, जिनके नाम से हमारी विद्यापीठ की यूनिवर्सिटी है, जनु भाई का एक लिखे हुए एक काव्य की पंक्ति मुझे बरबस याद आती है, जहां वो रोमांटिसिज्म के एंगल से मैं बात कह रहा हूँ। कालिदास ने जो श्रृंगार का कवि है वो और बड़ी खुला वर्णन करता है, वो सब बातें हैं, लेकिन यहाँ श्रृंगारिक पहलू जो है साहित्य, क्योंकि श्रृंगार की बात कर रहे हैं, रस की बात कर रहे हैं, तो रस वैसे तो भोजन में भी है, भोजन में षड रस हैं, लेकिन साहित्य में नौ रस है, और नौ रस में भी रसराज कोई है तो श्रृंगार है। तो यहाँ पे मुझे जनु भाई की कविता की वो पंक्ति ध्यान आती है जो उन्होंने अरावली पर्वत को लेकर के कही है। प्रसंग हल्दी घाटी के युद्ध का है, उस हल्दी घाटी के वर्णन पे, उस पहाड़ के उस उपत्यका के वर्णन में वो कहते हैं, मेदपाट के वक्षस्थल की रोमावली हल्दी घाटी। देखिए रोमांटिसिज्म वहां तो फेमिनाइन ब्यूटी को लेकर के है, यहाँ पे मेल ब्यूटी को लेकर के जनु भाई ने डिपिक्ट किया, पोर्ट्रेल है उनका। तो ये है, अब ये है क्यों, वापस साहित्य की ओर हमें चलें तो साहित्य में प्रकृति की हर चीज जीवन से ताल्लुक रखती है। आप देखिए साहित्य का क्या अभिप्राय है, साहित्य खाली कोई किताब या कुछ इबारत कुछ लिखी हुई है केवल वहीं तक सीमित ही क्या, साहित्य पूरा हमारी जीवन का प्रतिबिंब है। आप चाहें तो उसको क्लासिकल लिटरेचर में देख लीजिए, आप चाहें तो फोकलोर्स में देख लीजिए, आप लोक कथाओं में देख लीजिए, अब जनजातीय कहावतों में देख लीजिए। तो ये कहानी, कविता और साहित्य के जो दूसरे जितने भी जनरल्स हैं, ये सारे के सारे, चाहे वो लिपिबद्ध हैं, चाहे वाचिक परंपरा से, चाहे मौलिक शैली में उत्तरोत्तर पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हों, तो वो साहित्य है। और भौगोलिक चीजें, और उसमें भी पहाड़, पहाड़ अपने आप में एक विराट होने का, सहिष्णु होने का, अटल होने का, दृढ़ होने का, संकल्प शक्ति का और परिश्रम, समर्पण और सबको आश्रय देने का, सब देना ही देना, ये है पर्वत का कैरेक्टर, उसको देख करके। तो जब साहित्य की बात चल रही है तो हम देखें संस्कृत में, संस्कृत से लेकर के आप हिंदी और राजस्थानी साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में मुझे अरावली को लेकर के एक बहुत, और आप सब उनसे परिचित हैं, वो एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं जिन्होंने अरावली पर्वत श्रृंखला की इस मेवाड़ भूमि के एक महानायक को अपने साहित्यिक वर्णना का विषय बनाया। कौन थे वो थे कन्हैयालाल सेठिया, जिनकी पंक्तियां बरबस याद आ रही हैं मुझे, हो सकता है आप में से भी कई लोग, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है वो कविता राजस्थानी की, पाथल और पीथल, अरे घासरी रोटी जद वन विलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो, हूँ लजो गणो हूँ सयो गणो, मेवाड़ी मान बचावन ने, मैं पाछ नहीं राखी। क्या है ये सारी, ये जो गाथा है, ये वीर गाथा है। अरावली पर्वत श्रृंखला का साहित्यिक वैशिष्ट्य यही है कि इस पर्वत ने यहाँ के जनजीवन को, यहाँ के योद्धाओं को, यहाँ के नायकों को न केवल अपना आश्रय, न केवल अपना उत्संग दिया, बल्कि उनको कभी भी टूटने नहीं दिया। कन्हैयालाल सेठिया जी की ये कविता जब मैं उच्चारित कर रहा हूं तो उसका मूल भाव यही है, आप सब जानते हैं प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप और अकबर के उस युद्ध के बारे में, जहां अकबर चाहता था कि भारत के सभी रियासतों को मैं अपने अधीन कर लूं, एकमात्र मेवाड़ बचा रहा
बचा रहा, उसके पीछे ये हमारा भौगोलिक बनावट जो है, जो संरचना है, उसने भी जी, बहुत इसी योगदान की दिया। वजह से। जी, जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके साथ साथ इस पहाड़ पे रहने वाला, आप सोचिए ना, एक आप सीधे सपाट शहर में रहते हैं और एक पहाड़ में और वन में रहने वाली इस 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 संस्कृति को, उसकी घुट्टी हमारे ऋषियों मुनियों ने दी थी। यही कारण था विवाह, कि हमारे यहाँ जो ये 4 आश्रम, 4 वर्ड, और जो जो बात हम करते हैं, तो 4 आश्रम जो हैं, उसमें आप देखिए ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, फिर तीसरा आश्रम कौन सा आ गया? वानप्रस्थाश्रम आया, देखिए। यानी जंगल वानप्रस्थ। का अपना एक महत्व। तो जंगल का महत्व यानी केवल पेड़ पौधे जी, नहीं है, पूरा वो एक पूरा एक दुनिया है, जंगल की, प्रकृति की, निसर्ग की, बहुत सुंदर जिसमें आदरणीय अय्यर साहब, बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी और बहुत सुंदर आपने अभिव्यंजना की है, और जो परिभाषा आपने दी है साहित्यिक अरावली की, वो अद्भुत है, और सभी दर्शक बड़े चाव से आपको सुन रहे हैं। हमारे मैं साथ उनका बहुत मैं आभारी रोकना हूँ। चाहती हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको जरूर रोकूंगी, क्योंकि हमारे साथ नंदिनी लक्षाकार जी जुड़ गई हैं और मुखर वक्ता हैं, बहुत प्रतिष्ठित एंकर हैं, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करती हूँ। मैं और हमारी मैं परिचर्चा में बहुत कई बार उत्सुक की हूँ, है। समुत्सुक हूँ उनको सुनने के लिए। जी, थैंक्स, जरूर, वो थैंक्स फॉर बहुत अच्छा बोलती है, गिविंग मी और दिस इस अपॉर्चुनिटी। बार मीडिया के पक्ष में मैं खड़ी हूँ, तो अच्छा है, मीडिया का रोल इस बार अच्छा था। और मैं, बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उनके संदेश हम तक पहुंचे हैं, और मैं उस संदेशों को पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत प्यार से वो लिख रहे हैं। पुष्पता तनेजा जी ने नमस्कार लिखा है, सुनील शर्मा उनको सागर मेरा जी भी ने लिखा नमस्कार। है, आपका स्वागत है। उषा मिश्रा जी ने भी नमस्कार लिखा है, और सुनील शर्मा सागर जी ने लिखा है कि अब अरावली बचाने के लिए कोई कानून आया है, वो कानून आएंगे, और हमें भी कोशिश करनी है अपने स्तर पर। और राजीव अग्रवाल जी ने जय श्री राम लिखा है। साथ ही अरावली पर्वत श्रृंखला पर कोई भी छेड़छाड़ होगी तो दिल्ली में और भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और जियाउर रहमान जाफरी साहब ने एक बहुत सुंदर 2 पंक्तियां लिखकर भेजी हैं, वो भी मैं पढ़ूंगी। संजय जी लिख रहे हैं बहुत ही सुंदर। डॉक्टर राजकुमार खटीक जी लिख रहे हैं, सादर प्रणाम गुरुदेव डॉक्टर श्रीनिवासन सर, ऐसा लिखा उन्होंने। और डॉक्टर तनेजा ने लिखा है, बहुत बहुत बढ़िया अभिव्यक्ति। और दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़े हैं, उन्होंने लिखा है, बहुत ही सुंदर विषय लिया है। और आपको संजय जी ने कहा है, ताऊजी चंद स्पर्श। और जियाउर रहमान जाफरी जी ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी है, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। मरु को रोक के धरती संवारती है, ये हवा को थामती पानी उतारती है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां इन्होंने लिखी है। बहुत सुंदर, और साथ बहुत सुंदर, ही बधाई। सब अपनी अपनी तरफ से बहुत सुंदर संदेश भेजे हैं। हमारे साथ गिरधारी खंडेलवाल जी जुड़ गए हैं, जो कि राजस्थान से ही आते हैं। काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह से एक आईडी आई है, और उन्होंने लिखा है, शानदार संचालन, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार आप सब बने रहें, जुड़े रहें, और हमारे कार्यक्रम को जरूर शेयर करें, क्योंकि एक गिलहरी प्रयास हम भी कर रहे हैं अरावली को बचाने के लिए। और उस गिलहरी का नाम अगर लिया जाएगा इतिहास में, तो एक छोटा सा प्रयास का जिक्र जरूर होगा। हमारी ये कोशिश है। और ममता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता जी, आपका, ममता दिनेश ग्रोवर जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप सब इसी प्रकार बने रहें। और हम नंदिनी जी के पास आए, उससे पहले हम भौगोलिक जरा पृष्ठभूमि देख लें, क्योंकि हमारे भूगोलविद जुड़े हुए हैं यहाँ पर हमारे साथ। और सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अरावली पर्वतमाला के, सर ने, जैसे कि अय्यर साहब ने इतिहास के बारे में बताया और साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में बात की, और इतना मतलब विस्तृत जानकारी इन्होंने दे दी कालिदास से लेके अभी तक, तो हम भाव विभोर भी हैं, और हमें बहुत कुछ जानने का अवसर प्राप्त हुआ है इस विषय के बारे में। क्योंकि सिर्फ हम किसी पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं,
किसी जगह की बात नहीं कर रहे, हम भारत के संस्कृति की बात कर रहे हैं। भारत के उस संस्कृति को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़े हम ज़रूर करेंगे। तो भौगोलिक पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो मैं चाहूँगी कि भौगोलिक महत्व आप हमारे दर्शकों को बताएँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यहाँ, पहली बार आप वक्ता के रूप में आए हैं, मैं भी स्वागत करती जी हूँ। एक बार वैभवी जी बताना कि 2026 की ये पहली परिचर्चा है, तो उसके लिए भी बहुत-बहुत बधाई। नव जी। वर्ष अंग्रेजी नव वर्ष की शुभकामनाएं भी सभी को, दर्शकों को और सभी को। ये हिंदी साहित्य संस्थान ट्रस्ट में परिचर्चा अरावली है जरूरी। बस यहाँ पे टॉपिक आज आपने बहुत ही रिलेवेंट भी है और यूं जीवंत है। जैसे अरावली जीवंत है वैसे टॉपिक भी जीवंत है। आज अय्यर साहब ने बिल्कुल साहित्यिक रूप से इसको जोड़ा, तो हम तो बिल्कुल दर्शक की तरह सुनने के ज्यादा इच्छुक थे, ज्यादा अच्छी तरीके से थे। और इसी को देखते हुए अब जब हम अरावली को हम भूगोल वाले, ज्योग्राफी वाले जब देखते हैं तो उसको हम पहाड़ और उसकी बनावट इस पे चले जाते हैं। लेकिन जब अरावली की बात आती है तो बहुत प्राचीन है। आपने अभी संचालन में सबसे पहले बताया था कि 3.2 अरब वर्ष पूर्व ये बनी है पर्वतमाला। ये सबसे पुरानी पर्वतमाला, सबसे प्राचीन, विश्व की प्राचीन पर्वतमाला में आज हमारे सामने इसी पर्वतमाला को देख करके कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं कि इसको खत्म करने के लिए जब बात चलती है कई बार, तो वो साहित्य है, उसके अंदर जीवन है, हमारी पीढ़ियां हैं, पुरानी पीढ़ियां जो गई हैं, सबका जीवन उसमें बस गया है, सब उसको साथ में जुड़ गए हैं। पर वो पर्वतमाला जो हमारी है वो बहुत ही पुरानी है, एक बूढ़ी माँ की तरह है जो अपनी व्यथा बताना चाह रही है। उसकी गोद में हम सब पले हैं, सब बड़े हुए हैं। यहाँ तक कि हिमालय भी पैदा नहीं हुआ था, हिमालय भी बाद में हुआ है, मतलब दूसरा बेटा मान लें। या फिर इसी तरीके से हम सारे बुजुर्ग पर्वतमाला की बात कर रहे हैं तो उसके सामने, हमारे सामने विडंबना ये आ जाती है कि क्या वो अब घिस गई है, बूढ़ी हो गई है, तो उसके साथ में हम अब अन्याय क्यों करें, है ना। उसके साथ में एक चीज ये भी हुई, वो माँ भी ऐसी होगी जो थक गई है, वो अपना बोझ नहीं उठा पा रही है। हम उसके ऊपर खनन के धमाके करना चाह रहे हैं, हम उसमें से सारे उसके सीने में वार करना चाह रहे हैं। मैं एक साहित्य की भाषा में बताना चाह रहा हूँ, बाद में मैं बिल्कुल ज्योग्राफी में आ जाऊंगा कि तो जी बिल्कुल, मैं थोड़ी देर के लिए, पंकज सर, मैं थोड़ी देर के लिए अचंभित हूँ कि आप साहित्यकार हैं या भूगोलविद हैं। नहीं, मैं ये साहब के साथ में साहित्यकार भी हम साथ में हो गए हैं, हम उनके विद्यार्थी हैं। तो रेगिस्तान की धूल हो, वो ऐसी पसरती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। ऑलरेडी हमने कई खाने खोद करके, और हमने उसको 27,000 खाने ऑलरेडी हम चला चुके हैं, अब उसके ऊपर रोक लगी थी। और उस समय तक अब उससे जो रेत पसर रही है, जैसे कफन चल रहा हो, ऐसे बिछती जा रही है धीरे धीरे। ये जो धरती के अंदर जो पानी है उसका रिजर्वायर है, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। हम मतलब एक तरीके से मान ले कि उस माँ के हम खून भी हम निचोड़ के ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, ऐसी स्थिति में है। ये जो पर्वतमाला है, बहुत ही, इसको हमको एक भौगोलिक ज्योग्राफी की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, वैसे भी इसको है वो एक जीवित है, ये लाइव देखना चाहिए, एक जीवित कोई हमारा पार्ट है, पृथ्वी का पार्ट, ऐसे देखना चाहिए। क्योंकि हमारा एक संतुलन का सिद्धांत भी है, जिसमें एक तरफ समुद्र है, एक तरफ पहाड़ है, और दोनों के बीच में नीचे एक संतुलन रहता है हमारा। तो उस संतुलन के तहत देखें तो अरावली की भौगोलिक स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। अभी सर ने बताया था कि 4 राज्यों में फैली हुई है। अगर हम अक्षांश देशांतर की बात करें तो 23 डिग्री अक्षांश से शुरू करें तो वो 28 डिग्री तक अक्षांश तक जाता है। मतलब एक बहुत ही बड़ा, मतलब हमारे पास 5 डिग्री अक्षांश, इसमें तो कई सारे तो देश आ जाते हैं, छोटे छोटे कई देश है यूरोपियन कंट्रीज के, इतनी बड़ी। तो ये खाली इसका विस्तार है। देशांतर की बात करें तो वो भी 72 से 77, मतलब वहां पे भी 5 डिग्री, 5/5 डिग्री की हम अक्षांश और देशांतर की बात करें तो ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। और इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। जो हम इसकी लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर के उसमें लंबी फैली हुई है ये।
और इस तरीके से बहुत ही इसका एक हम रूप देख सकते हैं। इसके विस्तार में हम औसत ऊंचाई है वो 300 से 900 मीटर। ये एक हमारे पास आंकड़ों से अगर बात करेंगे तो ये आंकड़े आ रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और इसको विस्तार के बाद में। तो जब हमारे पास में 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ये मान लिया कि अरावली है वो 100 मीटर से ऊपर की है, उससे नीचे है वो खनन या उसके नीचे अरावली नहीं माना जाए। अभी परमिशन नहीं दी है खनन की। अब दूसरे लोग जो उसके फेवर में हैं वो भी ये बताना चाह रहे हैं कि अरावली में खनन की बात नहीं की है, खाली ये कहा गया है कि यहाँ पर अरावली है वो 100 मीटर से ऊपर की मानी जाए। अगर ये कहते हैं तो इसमें दूसरा स्टेप ये आता है कि पंकज सर, आप इस अगर 100 मीटर से, सर एक सवाल है कि अगर 100 मीटर से ऊपर को अरावली माने तो 100 मीटर से नीचे क्या? तो इसको 100 मीटर से ऊपर माना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि हमारे जो 20 नवंबर के दिन जो सुप्रीम कोर्ट ने माना उसमें 100 मीटर माना है वो साधारण स्थानीय भूमि से माना है। स्थानीय भूमि जैसे उदयपुर है, उदयपुर की हाइट है मीन सी लेवल से एमएसएल जो कह सकते हैं, तो एमएसएल हाइट है वो ऑलरेडी 285 है और उससे ऊपर 100 मीटर तो वो तो 385 हो गया। पर और उसके बाद की मानेंगे तो वैसे तो अरावली बचेगी नहीं, खाली 7.5% ही बचेगी अरावली, बाकी सब अरावली को अपन ने खुली छूट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा रूप आ गया है हमारे सामने कि जो अरावली का पार्ट है उस अरावली के पार्ट में अभी छूट नहीं दी गई है, बाद में ये दिया जाएगा कि अरावली यहाँ तक माना जाए। तो एक डिमार्केशन हो गया है। डिमार्केशन के बाद में ये बताया जाएगा, दूसरी स्टेप ये आएगी कि अरावली को छोड़कर खनन किया जा सकता है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे पास में जो एनवायरनमेंट के या इकोसिस्टम की बात करें या बायोडाइवर्सिटी की बात करें या हैबिटेट्स की बात करें तो उसमें तो बहुत विशाल परिवर्तन आते हैं। आज हम एक भारतीय संस्कृति में वापस एक बार जाना चाहूंगा, सर को देखते ही याद आ जाता है मुझे। तो उसमें ये कहना चाहूंगा कि हम एक मकान भी बनाते हैं 100,000 स्क्वायर फीट का या 500 स्क्वायर फीट का, तो उसके अंदर कितनी चिटियां मर गई, वहां गिलहरियां चल रही थी, वो उनका घर लिया। वहां एक पेड़ है तो उस पेड़ पे चिड़िया थी, उनका घोंसला छीन लिया। तो उसके बदले में हम उसको लिए कोई घर के बाहर अनाज डालना, छत पे डालना, या फिर उन गिलहरियों के लिए, चिटियों के लिए हम वापस कुछ डालते हैं। या फिर हमारे घर में जो पाप हो गया यूं मान करके हम उन सब लोगों को जिमाते हैं कि भाई आप उसमें भोजन रखते अपन की गृह प्रवेश का करके। तो इतना हम एक तरीके से हम रखते हैं। यहाँ पर पूरा पर्वतमाला जा रही है 90% से ज्यादा, मतलब 93% के लगभग है वो हम खुली छूट देना चाह रहे हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। इसका प्रभाव है वो बहुत ही बड़े रूप में आएगा। मैं अगर आप अपन अभी तक बात कर रहे हैं खाली अरावली डिमार्केशन की, अगर उससे थोड़ा सा आगे बढ़े तो ये जो हवाएं जा रही हैं उनके साथ में जो सिल्ट जा रही है, बारीक कण जा रहे हैं मिट्टी के, वो अगर दिल्ली को क्रॉस कर जाते हैं और अगर चले गए हिमाचल प्रदेश की तरफ, तो वहां पर उस हाइट में बर्फ के ऊपर वो जम जाएंगे कण। अभी तक क्या हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश का जो बर्फ है उस बर्फ के ऊपर जो सनराइज की जो किरणें आ रही है सूर्य की, वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाती है। फिर अगर उस पे कण हो गए बारीक, तो बारीक कण होने पर वो कण है वो गर्म होंगे और फिर हिमालय को नीचे नीचे वाले पार्ट में जो पार्टिकल्स हैं वो जमे हैं तो वहां का पिघलाएंगे तो ऊपर वाला गिर जाएगा, जिसका उदाहरण हमने देखा था केदारनाथ में। तो केदारनाथ का वो हुआ, जो प्रलय हुआ है, वो देख करके जो कंडीशन हुई है वो यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, ऐसा हो। तो हम सर आपको ऐसा नहीं लगता कि प्रकृति से जो हम सब मिलके कुछ ना कुछ खिलवाड़ करते रहते हैं, और जिस तरह केदारनाथ में त्रासदी आई थी सब जानते हैं, और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी जो बहुत ही देखकर हम बड़े वो हो रहे थे, तो वहां पर जितने लोगों के साथ ये घटना घटी उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, इसके बावजूद हम कुछ सीखते नहीं है।
न सरकार कुछ सीखती है, ना अदालत कुछ सीखती है और ना हम कुछ सीखते हैं। तो ये बड़ी विडंबना है सर। मैं थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहती हूँ क्योंकि हमारी चर्चा तो अभी चलेगी, लेकिन नंदिनी जी से भी थोड़ी हमको बातचीत करनी है। यदि संक्षेप में आप अपनी बात खत्म करें क्योंकि प्रश्न बहुत हैं और हमारे पास समय कम रह गया है। जी बहुत सर, बहुत आप कुछ धन्यवाद। कहना आप चाहते हैं अपने इस हाँ, मैं वक्तव्य में? ठीक अपनी पूरी बात कर लेते हैं। जी जी पंकज सर, आप अपनी बात खत्म कीजिए। यस मैम, मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि हमारी जो इसका इकोसिस्टम की जब बात करते हैं तो अरावली है वो, उसका जो प्रभाव है वो बहुत दूरगामी रहता है। मैंने खाली हिमाचल प्रदेश का, अरावली में तो बहुत सारे लाइव हमको इफेक्ट्स दिखेंगे, लेकिन अरावली से बाहर क्या दिखेंगे उसका एक एग्जांपल दिया। इसी तरीके से इसका प्रभाव है वो हम यूपी और उत्तराखंड में बहुत अच्छे देखने को, मतलब बहुत दुष्प्रभाव देखने मिलेंगे। ये भी इसकी फसलों के रूप में या कहीं रोड्स पे एक शीट जम जाएगी पूरी बालू की। दिल्ली तो बालू का कटोरा बन जाएगा बिल्कुल कि सर एक दिल्ली, मुझे तो दिल्ली की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है, इसीलिए हमने आज चर्चा ये की है क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली हमारी तो जान जोखिम में है दिल्ली सर। का मैम, दिल्ली का जो यमुना है, यमुना अगर दिल्ली के लिए है वो पानी है, तो अरावली है वो दिल्ली के लिए सांसें हैं मैम। दोनों का बराबर महत्व है। यमुना भी तब तक है जब तक अरावली है। अरावली वहां से वो उसका हम कह सकते हैं कि उसका अस्तित्व है। यमुना भी वहां से चेंज हो सकती है। उसके बहुत सारे जो हमारे पास में जो दुष्परिणाम आते हैं वो दूरगामी होते हैं और इसको हमको धीरे धीरे भुगतने पड़ते हैं। अभी अरावली में बहुत सारे कटाव हुए, लेकिन वो भी कुछ नहीं है अभी। लेकिन अगर ये परमिशन मिलती तो बहुत सारे होते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर 2025 को वापस स्टे लगा दिया है इस पे कि इस पे वापस एक नई कमेटी बनेगी और नई कमेटी नए रूप से इसको देखेगी। तो उसको भी मीडिया, भारत की मीडिया ने बहुत इसको अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किया जी, और इसलिए इसको मीडिया कर्मी को हम कार्यक्रम में लेकर आए हैं। इस बार नंदिनी जी एकदम फॉर्म में है क्योंकि नंदिनी जी अभी पॉजिटिव वे में आप हमारे साथ हैं और सक्सेस आज है। आज मीडिया की खिंचाई नहीं करनी है क्योंकि मीडिया ने बहुत साथ दिया है। पंकज सर, मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत सुंदर आपने अपने वक्तव्य दिए हैं और थोड़ी देर के लिए मैं रोकूंगी। छोटे छोटे प्रश्न और हैं और काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह की तरफ से हमारे पास एक संदेश आया है कि बेहतर चर्चा चल रही है। आदरणीय मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन। दक्षेश पानेरी जी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। हमारे साथ द्रहितेश जी जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। और डॉक्टर आशा सिंह जी ने लिखा है कि सार्थक चर्चा, सभी को अभिनंदन। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और ये काव्य हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समूह ये बिहार का है और रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। इसी प्रकार आप बने रहें, जुड़े रहें। और नंदिनी जी, आपके पास चूंकि आज आप बिल्कुल फॉर्म में हैं, क्योंकि मैंने देखा कि यूथ ने अपने एक जिम्मेदारी समझकर, पूरी युवा पीढ़ी ने कदम से कदम मिलाकर इस पर कार्य किया है और मीडिया का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है इस जो आंदोलन रहा बच्चों का उसमें। और मुझे लगता है कि स्टे भी सबकी जागरूकता की वजह से स्टे मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपके लिए प्रश्न जो है, क्योंकि ये जो प्रश्न है वो एक मीडिया कर्मी होने के नाते सबसे सीधा सवाल मैं, क्योंकि चूंकि मीडिया से जब आप जुड़ी हुई हैं तो आप दुनिया देश पर पूरी आपकी तीखी नजर रहती है और आप सब कुछ बहुत गंभीरता से देखती हैं और समझती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। तो इस खनन के पीछे यदि आपको क्या लगता है, क्या कारण है, कौन सी मंशा है जिसकी वजह से इस तरफ लोग अपना रुझान दिखा रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये हमें समझना जरूरी है, क्योंकि हम कोई चीज तोड़ते हैं उसके पीछे का कारण होता है। हालांकि अय्यर साहब टूटी हुई चीजों को जोड़ते हैं, तो ये हमारे लिए महान हस्ती है।
मैं उनको प्रणाम करती हूँ। लेकिन जो खनन हो रहा है या तोड़ने की बात जो चल रही है और 100 मीटर से ऊपर आप पहाड़ मान रहे हो, 100 मीटर से नीचे क्या है वो, तो ये इस तरह के जो वक्तव्य आ रहे हैं वो थोड़ा बच्चों को भी मुझे लगता है दिग्भ्रमित करने के लिए, हम जैसे लोग भी भ्रमित हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो एज अ मीडिया कर्मी आपने क्या समझा इन सब चीजों को और आपको क्या लगता है इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही जैसे कि ये आपने भी बताया, जो हमें देख रहे हैं उनके कमेंट से ही काफी कुछ आपने कह दिया कि वो कितना खुश हैं कि इस विषय पर चर्चा हो रही है। और मैं बहुत खुश हूं कि आप आज संचालन कर रही हैं। बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है कि मैं मंच पर आमंत्रित की गई हूं और आप बतौर संचालिका मुझे मिली हैं। और इससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हमारे अन्य मेहमान हैं हमारे बीच में, पंकज सर हैं और अय्यर सर हैं, और इनको सुनकर के बहुत ही ज्यादा मैं अभिभूत हुई और बहुत अच्छा लगा। और मैं सुनती जा रही थी, ऐसा लग रहा था मुझे आज कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो जानकारियां जो चाहिए होती है इस विषय पर, इस विषय को समझने के लिए, वो पंकज सर से मिली मुझे। क्योंकि भौगोलिक क्या कुछ स्थिति है, ये एक एक्सपर्ट के तौर पर अगर उन्होंने बताया तो मेरी ज्ञान में कहीं ना कहीं वर्धन हुआ। और जो साहित्यिक जो जिस तरीके से सर ने जो वर्णन किया, वो तो बिल्कुल भाव विभोर कर देने वाली थी और कहीं ना कहीं इस विषय की महानता से भी परिचित कराया। क्योंकि अभी तक सिर्फ हम फैक्ट्स पर काम कर रहे थे, इस विषय पर फैक्ट्स बेस्ड जानकारियां हासिल कर रहे थे और विषय की गंभीरता और समस्या को समझने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जो जिस तरीके से इस विषय पर सर को सुना, वो बहुत ही शानदार अनुभव था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल आपने किया कि आखिर ये हो क्यों रहा है, जरूरत क्यों पड़ रही है अरावली पर्वत को तोड़ने की। देखिए, इसका बहुत सीधी सी बात है, इसके पीछे मंशा सिर्फ और सिर्फ लालच है। मेरी आदत है कि मैं ज्यादा घुमा करके बात नहीं करती हूँ, सटीक और सपाट शब्दों में बात करती हूँ। मुझे लगता है कि क्यों वक्त जाया किया जाए। इसीलिए लेकिन आप मुझे बहुत पसंद है नंदिनी जी, इसीलिए मैं आपको बुलाती हूँ। आप और दिव्या न्यूज 24 की एंकर हैं और मैं उनको खास तौर पर आप दोनों को बुलाती हूँ क्योंकि आप लोगों को वो बोलना होता है जो आप बोलना चाहते हैं, किसी के कहने पर नहीं। स्वागत है। और अब तो फ्रीलांस हो गई हो ना, तो डर भी नहीं रहता है। क्या हमारी किस आइडियोलॉजी पे चल रहा है कि अब कोई डर नहीं है। अब तो मुझे लगता है हाँ, ये तो ऐसा है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इकोनॉमिक प्रेशर है और जो हमारी सरकारें हैं उनका कहीं ना कहीं ये फेलियर है। इकोनॉमिक प्रेशर और सरकारों का फेलियर का एक मिक्सचर है, जिसकी वजह से ये विषय उठा है और जिसकी वजह से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। कहा ये जा रहा है कि अरावली पर्वत बहुत ही पुराना हो चुका है, घिस चुका है, यानी कि अब काम का उतना नहीं रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि अभी भी इतना रिच है, इससे इतना कुछ हासिल किया जा सकता है और सबकी नजर सिर्फ उस पर ही है। और ये इतनी ज्यादा रिच है, इतनी ज्यादा यहाँ पर चीजें हैं जो हासिल की जा सकती हैं कि वो लालच यहाँ पर हावी हो रहा है। आपने एक बार जिक्र किया कि हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और हम ये एक गिलहरी जैसा प्रयास है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस विषय पर जितने भी लोग बात कर रहे हैं, जितने भी लोगों को ऐसा होने से फर्क पड़ रहा है, वो बेहद मामूली है। और उनका हर एक प्रयास, उनकी जो भी वो अपनी बात रख रहे हैं, वो सब गिलहरियां ही हैं। क्योंकि जो इसको करने की मंशा रख रहे हैं, जो अरावली को तोड़ने की बात कर रहे हैं, वो इतने बड़े लोग हैं कि उनको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि अरावली अगर चली जाती है, दिल्ली अगर रेगिस्तान भी बन जाता है, हवाएं अगर और भी दूषित हो जाती है, तो ना उनकी सांसों को असर पड़ेगा, ना उनकी दिनचर्या पर असर पड़ेगा, ना उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। वो सिर्फ पैसे कमाएंगे और शायद देश को छोड़ करके भी चले जाएं। कुछ पता नहीं है वो क्या करेंगे, लेकिन वो सिर्फ कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। तो सवाल आपका ये कि आखिर ये हो क्यों रहा है? बहुत सीधा सपाट जवाब है कि इकोनॉमिक प्रेशर है और गवर्नमेंट का फेलियर है। बिल्कुल, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। और सही में कहते हैं ना कि किसी चैनल से जुड़े हुए नहीं हो, आप हिंदी साहित्य संस्थान से जुड़े हुए हो। बेबाक होकर आप अपनी बात रखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई लालच की बात नहीं है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सही दिशा में कार्य हम करते हैं और जागरूकता के लिए कार्य करते हैं। तो बहुत सुंदर आपने बोला। और नंदिनी जी, किसी चैनल पर अगर आप रहते हो, फ्रीलांस बहुत अच्छा लगता है कि आपने जी बेबाकी से आप अपने जवाब देती हैं। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हैं। जय शुक्ला जी, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने लिखा है डॉक्टर पंकज रावल को बधाई। और दक्षेश पानेरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और द्रहितेश जी ने लिखा है कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है अरावली बचाओ के लिए। तो बहुत बहुत सभी अभिनंदन, स्वागत। इस तरह के जो वक्तव्य हैं, इस तरह के जो
मुझे लगता है संदेश ये हमारे लिए बड़े आज गौरव का विषय है। हमें बहुत सुंदर सुंदर संदेश मिल रहे हैं। कभी कभी कोर्ट भी सही फैसला नहीं देता है। मनोज जी ने लिखा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लड़ते रहेंगे क्योंकि हमें सांस लेना है। और जैसे कि आपने रंजना जोशी जी हमारे साथ जुड़ी है, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि नंदिनी जी आपने कहा कि दिल्ली में कुछ भी हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो वोट बैंक है उससे तो फर्क पड़ेगा। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो वोट कौन देगा? और जीतोगे कैसे और हारोगे क्या कुछ करोगे? बिल्कुल उनको सोचना पड़ेगा। और इस विषय पर यू टर्न लेना पड़ा। जी नंदिनी जी एक प्रश्न मैं और आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि बाकी प्रश्न हम पंकज जी से करेंगे। और एक प्रश्न ये है कि क्या अरावली पर्वतमाला को बचाया जा सकता है, और सरकार आपके हिसाब से संरक्षण के लिए क्या कुछ कर रही है? हालांकि फेलियर तो आपने कह दिया, लेकिन फिर भी अगर कुछ ऐसा कोई ऐसी बात हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सके, कुछ पॉजिटिविटी तो होती ही है हर काम में, तो आपको क्या लगता है कुछ है? बहुत बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो उनकी जो अंडर बॉडीज होती हैं, जो अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं एक गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं। जिस तरीके से ये बात कही गई कि 100 मीटर के दायरे में जो भी घाटी वो पहाड़ आ रहे हैं, 100 मीटर से अगर उसका जो कद है नीचे आ रही है, तो वो अरावली मानी ही नहीं जाएंगी। ये एक तरीके की कहीं ना कहीं कोशिश थी कि एक ऐसा ऑर्डर पास कराया जा सके जिनसे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इमारतें बनने का वेट कर रहे हैं, इस तरीके के ऑर्डर पास होने का वेट कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचाया जा सके, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। तो एक मिसगाइड करने जैसी स्थिति के चलते शायद कोर्ट ने भी इस तरीके का ऑर्डर दिया, क्योंकि कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसका उद्देश्य ये था कि अरावली को बचाया जा सके, यानी कि अरावली को ना काटा जाए, अरावली को ना तोड़ा जाए। इसके बाद प्रयास ये होने लगे कि अरावली है क्या, कितने को हम अरावली मानेंगे, सारा तिकड़म वहां पर लगने लगा। और उसके बाद ये स्थिति बन गई है। लेकिन जनता अवेयर रही इस बार। मीडिया को आपने इस बार पॉजिटिव जिस तरीके से बताया कि उसकी भूमिका रही है, मीडिया ने सिर्फ इतना किया है कि मीडिया ने जानकारियां दी हैं, मीडिया ने स्थिति से अवगत कराया है। और जब वो नहीं होगा तो फिर क्या होगा, अरावली अगर नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, इस पर बारीकी से बात हुई, हर एक बिंदु पर बात हुई, और हर इंसान ने इस बात को महसूस किया। और बहुत खुशी की बात है कि आम लोगों को इस बात से फर्क पड़ा, लोग इस बार सजग नजर आए, लोगों को इस बात का, क्योंकि हम पहले से ही दिल्ली में जिस तरीके से जो प्रदूषण की स्थिति तो नहीं कहेंगे, AQI की अगर बात की जाए तो वो पहले से ही इतना खराब चल रहा है, उसको एक मुद्दा बना हुआ है, विषय बना हुआ था। और अब लोग कहीं ना कहीं ये भी एक महामारी के तौर पर सामने आ रहा है, जिस तरीके से लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है, क्योंकि और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को ही अभी एक जी नंदिनी जी, अभी एक डॉक्टर से एक पॉडकास्ट आ रहा था, डॉक्टर का, बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हैं दिल्ली के, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका जो फेफड़े हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत कम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे ना इसका जो स्तर है वो और गिरेगा, और जिससे हमारी जान भी जा सकती है। तो ये बड़ी सोचने का विषय है, और बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ भी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ठीक है, बहुत सारे लोग छोड़ रहे हैं, सारे तो नहीं छोड़ सकते, और दिल्ली में सांस भी नहीं ले सकते, अरावली भी चली जाएगी तो हम तो ऐसे भी मरेंगे। तो मरने से पहले क्यों ना कुछ काम कर लें। तो ये काम हमने शुरू किया है कि क्यों ना हम जागरूकता फैलाएं और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज हमने परिचर्चा रखी है। और बिल्कुल आपने बेबाकी से कहा नंदिनी जी कि ये सरकार का फेलियर है और एक लालच है, लालच की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और मैं आदरणीय पंकज सर के पास चलना चाहती हूँ। सर, चूंकि आप भूगोल विद हैं और आपके लिए भी संदेश आया है, मैं पढ़ लेती हूँ। प्रकृति का दोहन करने से विनाश निश्चित है, ऐसा रंजना जोशी जी लिखती हैं। और प्रज्ञा पांडे उन्होंने लिखा है, डॉक्टर पंकज भैया ऐतिहासिक कार्य हेतु बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपको बधाई मिल रही है, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सुंदर संदेशों के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पंकज सर, मैं आपके पास आती हूँ। एक भूगोलविद होने के नाते अरावली को यदि हम क्षतिग्रस्त करेंगे, और जिस तरह से 100 मीटर के नीचे पहाड़ है ही नहीं, उसको तोड़ दो, उसको कुछ भी कर दो, उसका सीधा असर हरियाणा, दिल्ली पर आएगा। और उसके साथ 4 राज्यों, जैसे कि अय्यर साहब ने कहा था कि 4 राज्यों में अरावली जो है पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। तो
असर तो हर जगह होगा, असर हर जगह होगा, कहीं ज्यादा होगा कहीं कम होगा। तो ज्यादा मुझे लगता है दिल्ली में ही असर होने वाला है, तो इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो दुष्प्रभाव वाकई पड़ेगा, मैं चाहती हूँ उसके बारे में आप हमें बताएं, क्योंकि ये अवेयर होना बहुत जरूरी है। सही बात है देखिए मैम। सर, एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि हम कोई भी जैसे कभी किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो जाता है, उसके बाद हम कैंडल मार्च लेकर चलते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं, क्यों ना हम पहले कुछ करें ताकि वो हादसा ही ना हो। तो हमें अवेयर होने की जरूरत है, हमें जागरूक होने की जरूरत है। पंकज सर, हम जानना चाहेंगे आपसे जी। ये आपने इसी पहले वाला कार्यक्रम किया आपने, बहुत अच्छा। हो जाए हादसा उसकी बात करें, उससे अच्छा था। इसके अलावा एक नंदिनी जी ने भी इसमें भी बोला था कि इसमें कुछ लोगों का इंटरेस्ट है। अब ये सारी चीजें होती हैं तो हम विरोध करने में, हम ज्योग्राफी वाले सबसे पहले आ जाते हैं। तो हमारे सामने भी कई बार क्वेश्चन और भी आते हैं, जैसे कि हमारा इस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा। हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वहीं से हो रहा है, हम अगर रिसोर्सेज नहीं लेंगे तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ठीक, इसमें हो सकता है कि हम डेवलपमेंट के लिए कुछ चीजें छूट लेनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए और मिलती भी हैं। ठीक है, लेकिन जो माफिया लोग हैं या कोई ज्यादा इंटरेस्टेड जो लोग हैं, वो इसको दोहन करना चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा अंधाधुंध दोहन बोलते हैं जो अपन, वो करना चाहते हैं। फिर एक मैम ने और कहा था कि वो पैसा बहुत कमा के देश की जीडीपी को उठा लेंगे और फिर वो फॉरेन चले जाएंगे। अक्सर ये देखने को मिला हमको। तो ये सब ये कि जो यहाँ से उठा है वो वापस फॉरेन चला गया। लेकिन यहाँ पर हम वापस बात करेंगे तो कुछ लोग है वो 1000 करोड़ कमा लेंगे अगर छूट देते हैं, या 10,000 करोड़ कमा लेंगे, जितने भी कमा लिए, लेकिन वापस हम अरावली बनाना चाहे तो नहीं बना सकते। जब बाद में पता चलेगा कि ये बहुत गलत छूट दे दी, तो उसमें हम वापस अरावली बनाना चाहें तो संभव नहीं है। दूसरी बात कि हमारा अभी दिल्ली को कोई बचा रहा है, अय्यर साहब ने बताया था कि एक शील्ड है, ये एक दीवार है। ये दीवार इसकी बनी हुई है, तो इसको हम तोड़ेंगे तो हमारा दिल्ली क्या पूरा देश पर प्रभाव पड़ेगा। मैं एक और बहुत दूर की बात, जिसने आज तक मेरे ख्याल से बहुत ने सोचा नहीं होगा, हमारे ज्योग्राफी वाले इसको देखते हैं। जैसे अरब कंट्रीज से जो हमारी लू और दूसरी हवाएं आ रही हैं, जिसको अरावली पूरा रोक रहा है। ठीक है, पूरा रोकने के कारण क्या हो रहा है कि अरावली से वो जो ठंडी हवाएं सर्दियों में और गर्मियों में गर्म हवाएं आती है, जिसके कारण से हमारा वेस्ट वाला पार्ट जो मरुस्थल वाला पार्ट है वो सर्दियों में ज्यादा ठंडा, गर्मियों में ज्यादा ठंडा गर्म, लेकिन इधर दिल्ली वाला पार्ट बच जाता है। अगर ये वापस हटता है तो दिल्ली पर धूल के कण है वो क्रॉस करेंगे। धूल के कण नहीं जानते 100 मीटर, हम 100 मीटर तक करेंगे तो धूल के कण तो 101 पे भी तो जा सकते हैं। तो वहां 100 तक हम अगर ब्लास्ट कर रहे हैं तो वो कण है वो दिल्ली तक पहुंचेंगे। दिल्ली में पहुंचेंगे तो वहां रोड पे और सब जगह धूल की एक शीट बनेगी, और वो शीट है वो ठंडक को ठंडक करेगी, गर्म में गर्म करेगी। तो उसमें टेम्परेचर वापस दिल्ली का सर्दियों में ज्यादा ठंडा होगा, गर्मियों में ज्यादा गर्म होगा। इसी तरीके से वही हवा है जो हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं, तो वो जो जेट स्ट्रीम है उसको अरावली रोक करके उसको वापस बारिश के रूप में हमको देता है। जो भी अय्यर साहब ने कहा था और नंदिनी मैम ने भी कहा था कि उसको बारिश के रूप में जल को है वो हमारे कोई ऑडियंस में से भी किसी ने लिखा था कि जल की बूंदों के रूप में बदलता है। तो ये जो अरावली बदल रहा है, हमारा मानसून है उसको रोक करके बारिश करा रहा है, ये सारी चीजें हैं वो वापस एक पूरा जलवायु में परिवर्तन ला रही है। और कुछ आया भी है परिवर्तन, अभी अपने को कुछ समय से देखने को मिल रहा है। वो जो जलवायु में परिवर्तन आया है उस कारण से पूरा एमपी की फसल, यूपी की फसल और बिहार तक वो हवाएं चलेगी। तो यूपी, एमपी और बिहार, एमपी की सारी फसलें नष्ट होंगी। सबसे ज्यादा प्रभाव फसलों में एमपी पे आएगा क्योंकि वो हवाएं सीधी जाएगी। तो इसलिए तो हम देखते हैं प्रभाव ये तो हुए फसलों पे। इसी तरीके से हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव, जो भी आपने बताया था कि मैंने कहा कि अरावली तो फेफड़े हैं, सबको हवाएं दे रही है। इसी तरीके से एक अरावली से मैक्सिमम रिवर्स है वो, जैसे हिमालय से निकल रही है वैसे अरावली से भी निकल रही है। अरब सागर में गिरने वाली मैक्सिमम रिवर्स है वो अरावली से निकलने वाली है।
हम जो पानी हवा में है उसको पेड़ हैं वो वापस लेकर के और जमीन तक पहुंचा रहे हैं। जमीन के अंदर जहां अंडुलेटिंग स्पेस है, ऊंचा नीचा, वहां पे छोटे छोटे तालाब बने हैं। छोटे छोटे तालाब बन करके वहां पर अंदर पानी अंडर पानी का रिजर्वायर बन रहे हैं, अंदर पानी जा रहा है। जहां जहां चट्टान के अंदर क्रैक है, फ्रैक्शंस है, वहां पर अंदर घुस करके वो पानी है, वो अंदर का वाटर लेवल है, जल स्तर को उठा रहा है। वो जो प्रक्रिया हो रही है, बहुत बड़ी प्रक्रिया, जो हम अभी तक हम जानते हैं, कुछ नहीं जानते ऐसी प्रक्रिया भी है इसके अंदर। इसी तरीके से हमारे जो साउंड है, उन साउंड को है वो वापस हमारे जो पेड़ पौधे हैं उसको वापस जीरो पे ला रहे हैं। वापस हमारे आध्यात्मिक ऊर्जा जो आ रही है वो वहीं से आ रही है। जहां हम आसपास के क्षेत्र, लोग परेशान होते तो कहते हैं कि पहाड़ों में चले जाओ। डॉक्टर सलाह दे, पहले तो लिखेगा RX करके दवाइयां लिखेगा, फिर लास्ट में कहता है कि आप कुछ दिन पहाड़ों में चला जाइए, आपका मेडिटेशन सब आराम से हो जाएगा। तो ये सारा अंतिम मतलब गो बैक टू पवेलियन जो कहते हैं अपन, तो गो बैक टू हम कहें कि फॉरेस्ट की तरफ बात करते हैं। फॉरेस्ट मतलब पेड़ नहीं है, सर ने आज डिस्कस भी किया था, उसमें सारी चीजें आती है, सारे तत्व आते हैं। हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे हमको आकाश तत्व भी मिलता है, जल तत्व भी मिलता है, हमको भूमि तत्व भी मिलता है, वायु तत्व भी मिलता है। और अगर हल्की सी बारिश हो रही है तो बारिश, अगर हम इस हाइट पे खड़े रह के 2 मिनट खड़े रह जाओ और पांचों तत्व मिल गए ना, तो अपनी तो सारी एनर्जी आ जाती है। तो स्वास्थ्य के प्रति हम देखें प्रभाव तो बहुत बड़े प्रभाव हैं, जो देखने को अपने को बहुत कम मिलते हैं। हमारे पूरे इंडिया की, जो पूरे भारत की नहीं, हम पाकिस्तान की बात करें तो हम आसपास के देश सारे हैं, उन सबके वायुमंडल को वो संतुलित कर रहा है। अरावली है वो, इसका बहुत बड़ा, इसके अरावली पे अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। हम विकास के नाम पर हम संरक्षण को छोड़ दे वापस और इधर विकास को करें। एक नंदिनी मैम ने बहुत अच्छा बताया, एक मैं इसको कोट करके वापस बताना चाहूंगा कि एक बार तो वो अरावली को कहाँ है वो डीमार्केट करके छोड़ रहे हैं अभी, तो दूसरा ऑर्डर ये होगा कि अरावली को छोड़कर पूरा खनन किया जाए। तो वो ऐसे करके, तो हमारे पास में जो पहाड़ियां हैं वो अभी 20,000 के आसपास हमारी पहाड़ियां हैं। तो वो जो सर, सारी 20,000 सवाल है पंकज सर, एक सवाल है कि इस तरह के जब कानून आएंगे या इस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ही अगर ऑर्डर आ रहा है या स्टे को खारिज किया जाएगा, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम क्या करेंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी तो हम कहाँ जाएंगे? और अगर इस तरह के वारदात हुए, इस तरह की जो परेशानियां आ रही हैं, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? ये बड़ा सवाल है। बहुत बड़ी बात है मैम। ये विकसित देश जो है वो अपने रिसोर्सेज को टच तक नहीं करते हैं। हमारे देशों से, दूसरे विकासशील देश से उनसे ले लिया जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारी, अगर सॉइल की बात करें, छोटी सी बात, सॉइल 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में 300 ईयर्स लगे, तब जाके 1 सेंटीमीटर सॉइल बनती है। हम उसको दबा रहे हैं या किसी बिल्डिंग बना दिया तो कितनी नीचे, कितना मूल्यवान चीज है जिसको अपन ने अमूल्य नहीं करके, बिना मूल्य का करके दबा दिया। इसी तरीके से हमारे सारे रिसोर्सेज, अभी वाटर के जो 100% प्योर वाटर था हमारी पृथ्वी पर, अब हमारे पास में 1% भी नहीं बचा है, 0.25% बचा है प्योर वाटर। तो ये सारी चीजें जो आपने भी जो सवाल उठाए हैं, उसके अंदर हम 2 अरब वर्ष, 2.3 अरब वर्ष में जो हिमालय, ये अरावली बना है हमारा, उसमें से बची हमारे पास में 12,081 पहाड़ियां बची है। और उसमें से अगर ये कानून लागू होता है तो हमारे पास में 11,000 से भी ज्यादा पहाड़ियों को परमिशन दी जाएगी कि इसको खनन किया जा सकता है। और करेगा कौन? जो अभी नंदिनी मैम ने बताया, वो लोग करेंगे और फिर वो पैसे वाले हो जाएंगे, हमारी पैसे वाले जीडीपी हो जाएंगे और पैसे लेकर भाग जाएंगे। और उससे पहले कि वो पैसे लेकर भागे, हमें कुछ करना पड़ेगा। नंदिनी जी, आदरणीय पंकज सर, और बहुत सुंदर आपके वक्तव्य रहे हैं, बहुत बहुत मैं अभिनंदन करती हूँ। और जिस तरह से हमने एक जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, मुझे लगता है कि एक गिलहरी प्रयास हमारा जरूर सफल होगा। और
रेखा जी ने एक सवाल, हाँ मैं जरूर आपके पास आऊंगी, क्योंकि मुझे इसी तरह का कन्वर्सेशन पसंद है, इस तरह की चर्चा जो आप एक दूसरे से सवाल जवाब करें। ऐसे में पूरी दिल्ली खत्म हो जाएगी। उनको चिंता हो रही है रेखा जी। रेखा जी बिल्कुल आपकी चिंता जायज है, और हम सब दिल्ली को खत्म नहीं होने देंगे, और अरावली को भी नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमसे जो प्रयास हो पाए हम जरूर करेंगे। नंदिनी जी क्या कह रही है? देखिए, मनसा वाचा कर्मणा, हमने पहले तो सोचा इस विषय पर और बात कर रहे हैं, और कहीं न कहीं ये बात हो रही है, मुद्दा उठ रहा है, तो इसको अमल में भी लाया जाएगा। एक अहम बात मैं कहना चाहती हूँ, जब भी प्रकृति की बात होती है या जब भी विकास की बात होती है, तो कहा जाता है कि हमें आगे बढ़ना है, इसको तरक्की माना जाता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इस प्लैनेट में सबसे पहले अगर रहने का अधिकार किसी का है, तो वो है प्रकृति का, और उसके बाद में फिर बहुत सुंदर, पशु-पक्षियों का, जीव-जंतुओं का, और बहुत उसके सुंदर, बाद कहीं न कहीं हम इंसान आते हैं। इसके पहले भी बहुत ये भी सुंदर। कहा गया कि धन्यवाद सर। और जिस तरह से कहा जाता है कि ये जो पहाड़ी है, ये अरावली है, ये माँ के समान है कहीं न कहीं, बहुत पुरानी है। और तो क्या हम समय रहते समय के साथ-साथ तो वो वैसे ही घिस रही है, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया है। हम इंसान हैं, बच्चे होते हैं, कभी बड़े होते हैं, फिर बुजुर्ग हो जाते हैं, फिर क्या किसी काम के नहीं रहते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्ग हमारे लिए क्या अहमियत रखते हैं? अगर कोई अच्छे संस्कारी परिवारों में देखा जाए, तो वहाँ बुजुर्गों की क्या महत्व होती है और किस तरीके से उनका मान-सम्मान होता है, और व्यावहारिक रूप से कितने वो हमारे लिए एक आँचल के समान होते हैं, किस तरह से वो इस समाज की धूप से हमें बचाते हैं। अरावली भी कहीं न कहीं उसी भूमिका में इस वक़्त भी है, अभी भी वो हमें बचा रही है। समय के साथ तो वो घिसेगी ही, लेकिन जब तक वो हमारे साथ है, हमारा दायित्व बनता है और फर्ज़ बनता है कि हम उसे बचाएँ और उसके साथ चलें, और कहीं न कहीं संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर कटान हो रहा है तो पेड़ भी लगाए जाएँ, और कोर्ट ने इस तरह के आदेश दिए, लेकिन उन आदेशों की अवहेलना हो रही है, और ये इम्बैलेंस जो स्थिति हो रही है उसके चलते ही समस्या है, बाकी विकास में कोई समस्या नहीं है। और हम सभी जागरूक हैं और इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और गिलहरी प्रयास ज़रूर सार्थक होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। बिल्कुल नंदिनी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। गिलहरी प्रयास ज़रूर सार्थक होगा, और जिस तरह से हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और बिल्कुल साफ तौर पर हम सब ने देखा है कि षड्यंत्र ही है, और सब अपने पैसे बनाने के लिए हमेशा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, और बाद में प्रकृति जब रुष्ट होती है, वो दंड देती है। उस दंड के भागीदार वो होते हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है, क्योंकि जब माँ रुष्ट होती है तो सभी बच्चे पिटाई खाते हैं, सिर्फ एक बच्चे नहीं खाते। तो और ठीक वो कहा होता है आपने। कि हाँ, वो सबको डंडा लगता है, तो वो ही हाल प्रकृति का है। प्रकृति हम सबको जो दंडित शरारत करती करता है वो नहीं खाता है। उस वो तो वो शरारत भाग करके जाता अच्छा, है, जो शरारत करता है वो अच्छा, भाग जाता है, और जो पकड़ा गया सीधा-साधा बच्चा वो मार खाता है। जयेश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत अभिवादन। और चलते-चलते इस विषय पर विभा, जो चर्चा हुई है, मैं संदेश चाहती हूँ आप सबके, छोटे-छोटे संदेश। अय्यर साहब छोटा-सा संदेश, क्योंकि हमारा समय बहुत ज़्यादा हो गया है। जी। विभा, विभा एक छोटा-सा संदेश ही है, पर वो मेरा नहीं है, पर मेरी भावना है उसमें। यहाँ रेखा कराड़ी एक कवयित्री हैं और कॉलेज में पढ़ाती हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई, उनकी कविता में चूँकि आपने कहा ना क्या क्या समाधान, क्या कैसे हम उसका करें, यानी कैंडल मार्च निकालना नहीं पड़े, तो अवेयरनेस, जो जागरूकता, उस पे ये वो पहाड़ शीर्षक से वो कविता है, सुनिए। रेखा खराड़ी की लिखी हुई रचना है, मैं उनका नाम उल्लेख कर रहा हूं। सुनो तो ध्यान से, उस पहाड़ से कुछ आवाजें आ रही हैं। पुकार है इन आवाजों में, संकट में है पहाड़ का वजूद। हम आदिवासियों से ही है उम्मीद पहाड़ को, पहाड़ का वजूद है हम ही से, और हमारा पहाड़ से। प्रकृति के सारे रंग मुझे अपने भीतर दिखाई देते हैं। पहाड़ मुझे अटलता का संदेश देते हैं। नदी का जल मुझ में लहू बनकर दौड़ता है। ये हवाएं मुझे हिम्मत देती हैं। ये हरियाली मुझे हरा भरा करती हैं। ये इंद्रधनुषी रंग प्रकृति ही मुझ में भरती है। ये प्रकृति मुझे मेरी माँ लगती है। तो माँ के साथ अनाचार न करें, यही शुभकामना हम व्यक्त करें, है ना? और ये इसको जिएं, और ज्यादा से ज्यादा ये जागरूकता फैलाएं। ये एक बहुत बहुत बड़ा एक हमारे लिए। रेखा जी को बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत सुंदर कविता उनकी। और पंकज सर, चलते-चलते संदेश क्या देंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी नई समिति गठित की गई है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी जरूरी है,
तो उसमें है वो GIS, रिमोट सेंसिंग और हाइड्रोलॉजी जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स वैज्ञानिकों को जोड़ करके अच्छे इसके वापस नई परिभाषा होनी चाहिए और विकास भी होना चाहिए। और हमारे जो उससे जुड़े हुए जो स्वास्थ्य और इसके जो प्रभाव पड़ रहे हैं, गलत प्रभाव, वो नहीं पड़े, ये है। और हम ये कहना चाहें कि हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, उस नई पीढ़ी को है वो अभागी पीढ़ी हम नहीं कहें, या उनको हम हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो उस समय कुछ नहीं बोले, ऐसा वो नई पीढ़ी नहीं बोले कि उस समय क्यों नहीं अरावली के लिए आप बोले, ये अपने पे ब्लेम लगाए। या फिर है वो हमको कोई ऐसा कोई काम करना चाहिए जो हम सूखती हुई नदियों को वापस जीवित कर सकते हैं, या फिर कोई जो सूखते हुए पहाड़ों को वापस जीवित करें। ऐसे हमारे प्रयास होने चाहिए और इसमें सभी लोग की जन भागीदारी बहुत जरूरी है, जो भी देखने को मिली है, जिसके लिए मीडिया और जो दूसरे सारे साहित्यकार हैं, उनकी कवि हैं वो, या फिर कोई ज्योग्राफर हैं, उन सबकी भूमिका अपने अपने लेवल पे सबकी रहती है। सबकी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। सामूहिक प्रयास ही इसको आगे अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सुंदर नंदिनी जी, बहुत सुंदर। जी, आप सबका अभिनंदन। कोशिश की गई थी अरावली को बचाने की, जमीन को बचाने की, लेकिन खेल जो है कागजों पर हुआ है और यहाँ नियत में कमी थी। लेकिन अब जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं, हमारा यूथ जो इसको लेकर सजग है, उनकी नियत कहीं ना कहीं पाक साफ है और इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम अरावली को बचा पाएंगे। बहुत सुंदर बात आपने कही। सभी के बहुत प्यारे प्यारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और आप सब वक्ताओं ने इस कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए अपनी अपनी बातों से। और एक बहुत सुंदर संदेश डॉक्टर तनेजा का हमारे पास आया है और मैं चाहती हूं कि आप भी देखें, सुने। आज अति गौरवशाली विद्वानों को सुनने का अवसर मिला, धन्यवाद। तो ये इस तरह के जब संदेश हम तक पहुंचते हैं, यही हमारे लिए ऊर्जा है। और मैं तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ। और एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आप सब नए हैं, बहुत सारे नई आईडी, बहुत सारे नए नाम मुझे आज देखने को, पढ़ने को मिले हैं। आप सब हमारे पेज को जरूर फॉलो करें, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नए विषय पर परिचर्चा लेकर आते हैं। हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली का पेज है फेसबुक का, उसे जरूर फॉलो करें, लाइक करें। और हमारा यूट्यूब का चैनल है हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से, आप जरूर सब्सक्राइब करें। आपको बहुत सारे वीडियोस वहां पर मिलेंगे जो अलग अलग विषयों पर हैं, आप सब आनंद उठा सकते हैं। किसी तरह की यदि कोई जानकारी चाहिए, आपके स्क्रीन पर एक नंबर शो हो रहा है 9958157108। इस नंबर पर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए। और जिस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमने चर्चा की है, उम्मीद है ये हमारा प्रयास सरकार और बाकी बड़े महकमे तक जरूर पहुंचेगा। और हम चाहते हैं कि प्रकृति बची रहे, हम बचे रहें, दिल्ली बची रहे, क्योंकि जो दिल्ली की स्थिति है वो बहुत ही भयावह है इस वक्त। अरावली को नुकसान पहुंचने के बाद स्थिति और भी बद से बदतर हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम अपने घर को संजोते हैं, संवारते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसकी रूपरेखा निखारते हैं, तो हमें अपने शहर, अपने देश के बारे में भी उतना ही सजग होना चाहिए। इस चर्चा के माध्यम से हमने कोशिश की है कि हम उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा कर सकें जिससे हमें ये ज्ञात हो कि अरावली के ना होने पर हमारे साथ क्या कुछ हो सकता है। आदरणीय डॉक्टर पंकज रावल सर ने भूगोलविद होने के नाते जो भौगोलिक पृष्ठभूमि बताई हमें, वो बहुत ही हमारे लिए गौरव का भी रहा और हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। अय्यर साहब ने भारत की संस्कृति से अरावली को जोड़कर एक नई परिभाषा दी है। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और नंदिनी ने एक भूमिका बनाई, कैसे एक पत्रकार, चूंकि पत्रकार की भूमिका इस बार सकारात्मक रही है और बहुत सुंदर आपने अपनी बात रखी। और एक बड़े व्यस्त रहती हैं आप, उसके बाद भी आप हमारे लिए समय निकालती हैं। और आप तीनों वक्ताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया आमंत्रित करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ममता विपिन यादव हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी प्रतीक्षा करिए, अगले रविवार एक और महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे, किरदार जिंदगी, हर बुधवार शाम 7 बजे। और शुक्रवार, अगले शुक्रवार को हम फिर 6 राशियों को लेकर एक
जो खास आयोजन है वो हम लेकर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत।